नमस्कार मित्रों, कोनोर डिकोड्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मेनली 7 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले बिंदु से आप सभी ऑलरेडी चर्चित है, जो कि एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश। इसके बाद हम क्रैश के पॉसिबल रीजंस को समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम समझेंगे कि बोइंग का पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है, क्यों ये कंपनी पिछले कुछ सालों में विवादों से घिरी रही है। इसके बाद हम जानेंगे कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है, ये कैसे काम करता है और इन्वेस्टिगेशन में इसका क्या रोल रहेगा। इन मुद्दों के बाद हम चर्चा करेंगे एयर इंडिया को इस इंसिडेंट से क्या सीख लेनी चाहिए और साथ ही भारतीय सरकार को इस घटना के बाद क्या क्या कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी भयावह घटनाओं से बचा जा सके। अंतिम और 7वें बिंदु में हम जानेंगे कि एक आम नागरिक के रूप में इससे हमें क्या सीखना चाहिए, कैसे जिम्मेदार नागरिक के रूप में भारत की प्रगति में अपना योगदान दिया जा सकता है। तो मित्रों, टाटा ग्रुप की एयरलाइन, जिसमें एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जहाज गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए दोपहर के 1:33 पर सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से उड़ान भरती है, जिसमें कुल 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनेडियन नागरिक सहित 12 क्रू मेंबर, तो इस तरह से कुल 242 लोग सवार थे। टेक ऑफ के तुरंत बाद 1:35 पर पायलट कॉकपिट से एटीसी को मिड डे कॉल करता है। इसके तुरंत बाद ही उनका कनेक्शन छूट जाता है। मित्रों, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, यह फ्लाइट रनवे नंबर 23 से टेक ऑफ से 60 से 90 सेकंड बाद ही एयरपोर्ट परिसर से 3 किलोमीटर दूर हाईली डेंस रेजिडेंशियल एरिया मेघानी नगर में एक मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल के पास जाकर क्रैश कर जाता है। इन कुछ फोटोज से आप इस हादसे की भयावहता को समझ सकते हैं। अब आप ये 2 वीडियो देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि प्लेन टेक ऑफ के बाद से ही हाई एल्टीट्यूड प्राप्त ही नहीं कर पा रहा था। लगभग 600-650 फीट की ऊंचाई प्राप्त करके वापस लगातार एल्टीट्यूड लूज करने लग जाता है और आगे चलकर यह क्रैश हो जाता है। मित्रों, इस घटना में ह्यूमन एरर के चांसेस पर्सनली मुझे काफी कम लग रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद में हवा भी ना के बराबर चल रही थी और ना ही कोई बारिश इत्यादि फैक्टर्स थे जो इस टेक ऑफ को प्रभावित कर सकते हैं। इस प्लेन के कैप्टन सुमित सुबरवाल को 8200 से भी ज्यादा घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जो बहुत अच्छा माना जाता है। इनको अपने सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच और काम टेक ऑफ के लिए और काम लैंडिंग के लिए जाना जाता था। वहीं इस फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, वो भी 1000 प्लस 1100 प्लस फ्लाइटेड आवर्स का एक्सपीरियंस रखते थे और उन्हें इमरजेंसी प्रोटोकॉल के लिए एक्सटेंसिवली ट्रेन किया गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब सारी कंडीशंस फेवरेबल थी तो आखिर क्या रीजंस हो सकते हैं जो ये प्लेन सिंक कर गया और क्रैश हो गया। तो चलिए मित्रों, एक एक करके पॉसिबल रीजंस ऑफ क्रैश को समझते हैं। मित्रों, पहला कारण हो सकता है एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज, यानी कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लेन के फ्लैप्स पूरी तरह से ओपन नहीं थे और लैंडिंग गियर, यानी प्लेन के जो नीचे वाले पहिए हैं, वो भी पूरी तरह से बाहर थे। तो हो सकता है कि फ्लैप सेंसर्स में कुछ फॉल्ट आ गया हो, या हो सकता है लैंडिंग गियर्स लॉक हो गए हो। साथ ही प्लेन में कोई रडर डिफ्लेक्शन भी नहीं देखा गया। मित्रों, रडर पैनल जो होते हैं वो प्लेन को लेफ्ट या राइट घुमाने के लिए होता है। ये पैनल प्लेन के टॉप लास्ट हिस्से पर लगे हुए होते हैं। और तीसरा कारण हो सकता है कि इंजन फेल या फिर माल फंक्शन। और अंतिम पॉसिबल रीजन मल्टीपल बर्ड्स स्ट्राइक हो सकता है। प्लेन के इंजन में पक्षी फंसने से इंजन थ्रस्ट लूज हो सकता है, इंजन फेल हो सकता है। साथ ही सरदार पटेल एयरपोर्ट हैज वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट बर्ड स्ट्राइक रेट। 2009 में 54 से ज्यादा बर्ड स्ट्राइक्स के इंसिडेंट इस एयरपोर्ट पर देखे गए थे। मित्रों, इस सेक्शन में हम बोइंग का पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे। बोइंग पिछले कुछ समय से खराब कारणों की वजह से ही चर्चा में रहा है। जैसे 2024 में सुनीता विलियम्स, जिस बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से 8 दिन के लिए स्पेस स्टेशन गई थी, वो उधर जाकर माल फंक्शन कर गया और सुनीता विलियम्स 9 महीने से ज्यादा समय तक वहां रहना पड़ा था। फिर एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट द्वारा इन्हें वहां से रेस्क्यू किया गया और वापस अर्थ पर ले गए। इसके अलावा 2018 में लाइन एयरलाइंस, 2019 में इथोपियन एयरलाइंस
उनके मैक्स 8 एयरप्लेन्स फॉल्टी सेंसर की वजह से क्रैश हो गए थे, जिसने विश्व भर में सभी मैक्स 8 जहाजों को 20 महीने तक एयरपोर्ट्स पर ही खड़े रहने को मजबूर कर दिया था। मित्रों, 2023 में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के 2 प्लेन्स में लिथियम आयन बैटरी में आग लग गई थी, जिससे सभी 787 ड्रीमलाइनर्स ग्लोबली ग्राउंडेड करने पड़े थे। रडर पैनल मालफंक्शंस, मल्टीपल लूज पार्ट्स, स्ट्रक्चरल गैप्स जैसी कुछ प्रमुख समस्याएं भी बोइंग की हिस्ट्री में आम बात रही है। यहाँ सबसे ध्यान देने वाला पॉइंट है, पिछले साल बोइंग में काम करने वाले एक इंजीनियर जॉन बार्नेट, उन्होंने विसल ब्लोइंग करते हुए बोइंग की सेफ्टी एंड क्वालिटी पर सवाल खड़े किए थे, ये कहते हुए कि बोइंग अपने प्रोडक्शन और डेडलाइंस की वजह से सेफ्टी और क्वालिटी को नजरअंदाज कर रही है। जॉन बार्नेट ने कोर्ट में एक लॉ सूट फाइल किया था अगेंस्ट द बोइंग कंपनी, बट आयरनिकली ही वाज फाउंड डेड। जब वो अपने तीसरे बयान के लिए कोर्ट नहीं पहुंचे, तब पता चला कि उनको किसी ने गोली मार दी गई है, हालांकि बाद में इसको सुसाइड माना गया। कुल मिलाकर इन सभी मुद्दों से आप ये समझ सकते हैं कि बोइंग का पिछले कुछ दशकों से ट्रैक रिकॉर्ड खराब ही रहा है। तो एयर इंडिया फ्लाइट हादसे में मैकेनिकल फॉल्ट या फॉल्टी सेंसर्स वाला रीजन होने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। हालांकि क्या असली कारण है, ये तो ब्लैक बॉक्स इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि इस हादसे में पायलट एरर है या मशीन एरर है। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं आखिर ये ब्लैक बॉक्सेज हैं क्या। तो एक्चुअली ब्लैक बॉक्सेज 2 डिवाइसेज को कहते हैं, जिनमें पहला है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर या FDR। ये 1000 से ज्यादा फ्लाइट पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करता है, जैसे स्पीड, एल्टीट्यूड, इंजन थ्रस्ट, फ्लैप्स की पोजीशन इत्यादि इत्यादि। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ प्लेन। दूसरे डिवाइस का नाम है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर या CVR, जो कॉकपिट ऑडियोज को रिकॉर्ड करता है, जैसे पायलट के बीच की कन्वर्सेशंस, अलार्मिंग साउंड्स, इंजन साउंड्स, ATC से क्या क्या कम्युनिकेशंस हुई है और अन्य तरह की वार्निंग्स को भी रिकॉर्ड करता है। मित्रों, इन्वेस्टिगेशन में ब्लैक बॉक्सेस का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है। जैसा कि इस हादसे में अभी तक बस एक व्यक्ति के सर्वाइव की खबर आई है, ऐसे मामलों में ब्लैक बॉक्सेस के रिकॉर्डिंग्स के थ्रू जांच करने में आसानी रहती है। साथ ही ये सबूत की तरह भी काम करता है, जो भी इस हादसे के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो बोइंग हो, चाहे ATC हो या मेंटेनेंस क्रू हो, इन सभी के खिलाफ लीगल अप्रोच लेने में मदद करता है। ब्लैक बॉक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है फर्दर इंसिडेंट्स को रोकना। इन्वेस्टिगेशन के बाद चाहे कुछ डिजाइन चेंजेस करने हो या नए प्रोटोकॉल्स या नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स करने हो, इन सब में ब्लैक बॉक्स के डाटा ही मदद करता है। मित्रों, ब्लैक बॉक्सेस का ब्राइट ऑरेंज कलर इसे फ्लाइट के मलबे में से ढूंढने में आसानी प्रदान करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दोनों रिकॉर्डर्स को अहमदाबाद क्रैश साइट से रिकवर कर लिया गया है। इन रिकॉर्डर्स को या ब्लैक बॉक्सेस को मुख्यतः प्लेन के पिछले हिस्से में रखा जाता है, ताकि क्रैश इंपैक्ट इन पर कम हो। अब बोइंग के इंजीनियर्स और DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, जिसमें कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स तक लग सकते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन की महत्वता सिर्फ ये नहीं है कि ये हादसा कैसे हुआ, आखिर क्या हुआ था इस हादसे में, कोई ह्यूमन एरर था या बर्ड्स स्ट्राइक थी या कुछ सिस्टम मेलफंक्शन था, बल्कि इसकी असली महत्वता ये है कि ये हादसा क्यों हुआ और आगे ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है। मित्रों, इस सेगमेंट में हम एयर इंडिया को इस इंसिडेंट से क्या सीखना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एयर इंडिया की इस फ्लाइट में पहले भी 3-4 बार, कभी टेक्निकल तो कभी मैकेनिकल कारणों से, कभी 5 घंटे लेट, कभी 1 दिन तक का डिले, ये सब चला है। टाटा ग्रुप द्वारा एयर इंडिया को एक्वायर करने के बाद से ही लगातार विमान की संख्याओं में वृद्धि और मॉडर्नाइजेशन को पुश किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हार्ड लैंडिंग, कभी मेंटेनेंस इशू और अब ये वाला इंसिडेंट, ये इशारा कर रहे हैं कि एयर इंडिया को प्लेन्स की संख्या बढ़ाने और एक्सपांशन करने के साथ साथ टेक्निकल स्टाफ्स की बेटर स्क्रूटनी, पायलट्स की वर्क लाइफ बैलेंस करने, इन जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। मित्रों, सेकंड लास्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। तो सबसे पहला है प्रायोरिटाइज एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ओवर एक्सपेंशन। सरप्राइज ऑडिट्स करना, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाना, ये सब इसके अहम बिंदु हैं। आज भारत में 150 से ज्यादा एयरपोर्ट्स है और भारत एक रैपिडली ग्रोइंग एविएशन मार्केट है। पिछले 10 सालों में लगभग 80 से ज्यादा एयरपोर्ट बने हैं, जो इंडिया के लिए काफी अच्छी चीज है। लेकिन इस एक्सपेंशन के साथ साथ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाना, उनको लागू करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। मित्रों, दूसरा स्टेप जो सरकार को लेना चाहिए वो है बेटर अर्बन प्लानिंग, बेटर एयरपोर्ट प्लानिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब पर फोकस करना ताकि बर्ड्स स्ट्राइक जैसी घटनाओं से छुटकारा मिल सके। ग्लोबली इससे छुटकारा पाने के लिए रडार, लेजर्स, इवन ट्रेंड फाल्कन्स यानी कि जो बाज होते हैं, उनका भी यूज किया जाता है। भारत में भी ये सब टेक्नोलॉजीज है, लेकिन पुअर वेस्ट मैनेजमेंट इन पर पानी फेर देता है। तीसरा स्टेप है इन्वेस्टिंग इन पायलट ट्रेनिंग्स एंड मेंटल हेल्थ। कंटिन्यूअस सिमुलेटर बेस्ड क्राइसिस रेस्पॉन्स ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, साथ ही ड्यूटी के दौरान फैटिग, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, इन सब जैसी चीजों को ओपन रिपोर्टिंग विदाउट पनिशमेंट को बढ़ावा देकर ह्यूमन एरर्स की संभावनाओं को मिनिमाइज किया जा सकता है।
अंतिम स्टेप जो सरकार को अवश्य लेना चाहिए वो है पब्लिक सेफ्टी एजुकेशन के पब्लिक कैंपेन चलाना। जैसे गवर्नमेंट स्वच्छ भारत अभियान रोड सेफ्टी एड्स पर फोकस्ड है, ठीक उसी तरह एयर ट्रैवल सेफ्टी के कैंपेन भी आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। तो मित्रों, यदि आप यहाँ तक आ गए हैं तो थैंक यू वेरी मच। इफ वी रियली वांट टू बिकम ए गुड सिटीजन देन हमें इन 5 बातों को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट है रीड द सेफ्टी कार्ड, जो आपको प्लेन के दौरान प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आपको पता रहे कि पर्टिकुलर प्लेन मॉडल में कौन सी सीट बेल्ट है, कैसे सीट बेल्ट ओपन होती है, लाइफ जैकेट्स कहाँ रहती है इसकी। सेकंड पॉइंट है नोइंग योर नियरेस्ट एग्जिट, ताकि अंधेरे या स्मोक के टाइम या जब केबिन लाइट्स ऑफ हो जाए उसके बाद भी आपको पता रहे कि आपका नियरेस्ट एग्जिट किस तरफ है। मित्रों, थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है डिमांड ट्रांसपेरेंसी एंड रिफॉर्म्स फ्रॉम गवर्नमेंट, एयरलाइंस, एयरपोर्ट अथॉरिटीज, फिर चाहे वो वेस्ट कंट्रोल के बारे में हो या एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के बारे में हो, स्पीक इट। इसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट जो है वो है रिपोर्टिंग अनसेफ प्रैक्टिसेस। जैसे यदि कोई एयरपोर्ट बाउंड्रीज के आसपास कचरा फैला रहा हो या फिर एयरलाइन सेफ्टी मेंटेनेंस इत्यादि को इग्नोर कर रही हो तो तुरंत हायर अथॉरिटीज को सूचना दे, ये आपका दायित्व है। तो फाइनली मित्रों, हम इस चर्चा के अंतिम लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की बात करने जा रहे हैं, जो है रेस्पेक्ट द ट्रेजेडी, लर्न फ्रॉम इट। मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स की तरह मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने, ब्लेम गेम खेलते रहने, अनवेरिफाइड फैक्ट्स को स्प्रेड करते रहने की बजाय केवल ऑफिशियल अथॉरिटीज द्वारा प्रदान की गई जानकारियों पर ट्रस्ट करें। इस घटना से क्या सीखा जा सकता है, इस बात पर फोकस करें। अंग्रेजी का एक काफी मुहावरा है, ऑनर द विक्टर्स बाय हेल्पिंग प्रिवेंट फ्यूचर वंस, यानी फ्यूचर एक्सीडेंट्स को रोक कर आप इस घटना के विक्टिम्स को सम्मान दे सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।